हिल्स में लैंड्स बहुत फ्रेगमेंटेड और छोटी छोटी होती हैं, तो हमने इस मॉडल में ये दिखाने की कोशिश की है कि बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी लैंड एक साथ मिला के एक क्रॉप का प्रोडक्शन किया। अगर हमें आगे डेवलप करना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा और कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लाना पड़ेगा। प्री ब्रीडिंग के द्वारा हम ऐसा कुछ कर सके कि वो जो रस्ट का हमारे पास आता है उसको हम रिमूव कर सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो इधर का थीम है इस टाइम का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम बन जाती है इसी चक्कर से, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। फार्मर्स की हेल्प से बीज प्रोड्यूस कराएंगे, जिसकी वजह से उनकी इनकम जनरेट होगी और हमारा सरकारी बेनिफिट ऐसे होगा कि जो सीड की अवेलेबिलिटी है वो हम बढ़ा सकते हैं फार्मर्स की हेल्प से। हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी वैरायटीज़ को डेवलप करना, जिससे कि फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो। नवाचार और तकनीक के बिना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। इतना ही नहीं, यदि हमें खेती को लाभप्रद बनाना है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी नवाचार और तकनीक बहुत ज़रूरी है। आज हम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कृषि से जुड़े छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने ऐसे ही कुछ मॉडल्स बनाए हैं जिनसे जो भविष्य की खेती है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे किसान जो है उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रयास किया गया बताने का। तो चलते हैं इन स्टूडेंट्स के पास और जानते हैं आखिर ये मॉडल क्या है और ये क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति, पहले अपने बारे में बताइए, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सा कोर्स? मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट MSc फर्स्ट ईयर JBPUT से हूँ और हमारा मॉडल सहकारी खेती पे बेस्ड है। सहकारी खेती मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग। आज हमें पता है कि हिल्स में लैंड्स बहुत फ्रेगमेंटेड और छोटी छोटी होती हैं, तो हमने इस मॉडल में ये दिखाने की कोशिश की है कि बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी लैंड या अपनी ज़मीन को एक साथ मिला के एक क्रॉप का प्रोडक्शन किया या फिर एक फसल का प्रोडक्शन किया, जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। आपस में रिसोर्सेज का पार्टीशन हुआ और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ किया इसमें हमने जेनेटिक्स। आपने जो बताया ये बहुत बड़ा मॉडल है, इसमें आप बताओगे वो कौन सा पोर्शन है मॉडल का जिसमें इस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है? ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में हमने ये किया है कि यहाँ पे हमने जो ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के थ्रू हमने जो वैरायटी डेवलप की उसको फार्मर्स को देके, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग में उन्होंने अपनी लैंड पूल करी, फिर उन्होंने उसका सीड प्रोडक्शन किया, उसको हमने 20 ग्राम जो कि सीड विलेज कहलाता है उसमें दिया और वहाँ लोगों से उसका प्रोडक्शन करवाया और फिर उसको हमने सीड प्रोडक्शन यूनिट में भेजा। सीड प्रोडक्शन यूनिट से उसकी फिर आगे इन्हीं कोऑपरेटिव, क्योंकि ये सहकारी खेती है, इस कोऑपरेटिव ने ही इसी का आगे मार्केटिंग किया। यानी जो आजकल बात होती है देश में जगह जगह कि सहकारिता का जो क्षेत्र है उसके ऊपर फोकस भी किया जा रहा है। अब तो अलग से पूरा एक मंत्रालय भी है केंद्र में भी काफ़ी सालों से। यानी जो सहकारिता का मॉडल है ये आप लोग भी मानते हैं, युवा भी मानते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि वही चीज़ों को बदल सकता है? जी, अगर हमें आगे डेवलप करना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा और कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लाना पड़ेगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे कोशिश की है दिखाने की। इस पूरे मॉडल में जो बाकी चीज़ें हमें दिख रही हैं, इनके बारे में भी एक बार जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको बताएंगे आप? जैसे कि हमें पता है कि उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है और वहाँ अलग अलग प्रकार के फसल उगाई जाती है, जैसे मक्का हो गया, रागी हो गई, वो सब हमने दिखाया है कि कैसे सीढ़ीनुमा खेती पे किया जाता है। यहाँ पर तो नालियाँ उसको बोला जाता है। जी, और फिर हमने ये जो यहाँ पे है हमने ये दिखाया कि ब्रीडिंग का रोल क्या है इसमें, कि जो फसल बनाते हैं ना वो अलग अलग जोन्स के अकॉर्डिंग बनती है। तो जैसे कि नॉर्दर्न हिल जोन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन जोन हो गया, हर ऐसी 5 इकोलॉजिकल जोन्स होती हैं, उसके हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूट जो है उस पर वर्क करता है और उसके फार्मर्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम क्रॉप डेवलप करते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पे ऐसा एक प्रोसीजर बनाने की कोशिश की है जिससे वैरायटीज़ डेवलप करके आगे फार्मर्स को देके फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर सके। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम वर्तिका है और मैं आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के एक छात्र हूँ। तो जो हमारा मॉडल है, जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बोला कि हम यहाँ पर अपनी
उससे दिखाना चाहते हैं कि एज ए ब्रीडर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ताकि हमारी सहकारी खेती में बहुत ज़्यादा विकास हो सके। तो जैसे हमारा ये प्रोसेस है ब्रीडिंग का, तो इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम लैंड रेसेस लेते हैं जो कि हमें पहाड़ों में जो किसान होते हैं वो अपनी जो फसलें उगाते हैं उसके थ्रू मिलते हैं। और फिर जैसे हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें, मतलब जैसे हमारे पास कोई फसल है और हमें उसे, जैसे समझ लीजिए हम पे गेहूँ है और उसमें रस्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं कि प्री ब्रीडिंग के द्वारा हम ऐसा कुछ कर सकें कि वो जो रस्ट का हमारे पास आता है उसको हम रिमूव कर सकें। तो प्री ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो वो ला सकता है और उसी के थ्रू हम न्यू वैरायटीज़ भी अपनी प्रोड्यूस करते हैं। और वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के बाद हम चाहते हैं कि किसानों का विकास हो और उसी के संग संग हमारी आगे जनरेशन्स जो आ रही हैं उनके लिए भी हम सस्टेनेबली एग्रीकल्चर को ऐसा कर सकें ताकि उन्हें आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। मेरा नाम गरिमा अग्रवाल है, मैं PhD 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आगे जाके, क्लाइमेट चेंज, और इस प्रॉब्लम के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग जो इधर का थीम है इस टाइम का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है इसी चक्कर से, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। वर्तमान में स्थिति चल रही है, अभी ऐसे मॉडल्स पूरी तरह नहीं आए, तो वर्तमान में इन चीज़ों के ना होने से उतना ज़्यादा क्या दिक्कतें हैं, और अगर जब इन्हें हम पूरी तरह से इस पूरे मॉडल को अडॉप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे, तो क्या लाभ होगा? राइट। जैसे कि फ्यूचर में जो हमारा, मैंने जैसे बोला जलवायु परिवर्तन, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ वगैरह आने वाली हैं जिनके जो माइनर डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जो मेजर डिजीज़ेज़ नहीं है अभी, और आगे जाके वो बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज़ेज़ बन जाएंगे। इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ को नज़र में रख के करनी है। नन्ही, आप बताइएगा कि ये जो मॉडल है किस तरह से लगता है किसान के लिए फ़ायदेमंद होगा, गाँव के विकास के लिए फ़ायदेमंद होगा? जी सर, जैसे कि अब हमें पता है कि जब किसान बीज खरीदने जाते हैं तो सीड अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो सरकारी भूमि है वो कम है, तो जिसकी वजह से बीज का जो उत्पादन होता है वो कम होता है। तो इस मॉडल में हमने दिखाया गया है कि बीज ग्राम के द्वारा वो हम फार्मर्स की हेल्प से बीज प्रोड्यूस कराएंगे, जिसकी वजह से उनकी इनकम जनरेट होगी और हमारा सरकारी बेनिफिट ऐसे होगा कि जो सीड की अवेलेबिलिटी है वो हम बढ़ा सकते हैं फार्मर्स की हेल्प से। तो इस तरह से हमने दिखाया है कि फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा और साथ साथ हमारी जो वेराइटीज़ है वो भी कैसे कैसे प्रोपोगेट करेंगी लोकल पब्लिक में। आपका नाम? सर मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, ये बताइए, आपके नाम पे फिल्म भी आई है, चलिए ये बताइए, ये पीछे जो बना हुआ है मॉडल, ये क्या दिखा रहा है? ये जो कलर्स हम देख रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ दिख रही हैं, ये क्या है? सर ये हमारे उत्तराखंड का मैप और मतलब उसमें जितनी विविधताएं हैं हर मतलब फसलों को लेकर वो दिखाया गया है। जैसे हम उत्तरकाशी में देख सकते हैं सेबों का जो उत्पादन होता है वो अच्छा होता है, बुरांश का हम देख सकते हैं चमोली में। ऐसे ही मतलब हमारा जो उत्तराखंड है उसमें बहुत सारी मतलब विविधताएं हैं। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वहाँ प्लेन एरिया शुरू होता है, वहाँ पर जो हमारी क्रॉप्स लगती हैं वो अलग होती हैं, और जो ऊपर के एरिया है वहाँ पे क्रॉप्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो हम एज अ प्लांट ब्रीडर ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी वैरायटीज़ को डेवलप करना, जिससे कि फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो। जैसे कि अगर हम देखें कोई हम ऐसे ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी बना देते हैं जिससे कम पानी में भी अच्छी उपज दे, तो वो वैरायटी में जो किसान का जो इनपुट कॉस्ट होगा, मतलब जो पैसा वो लगाएगा, वो पैसा वो बीज खरीदने और बाकी के कामों में लगा सकता है, और उसका जो पानी के लिए अलग से जो खर्चा होता है यहाँ कीटनाशकों के लिए, वो खर्चे को हम कम कर सकते हैं और ऐसी कुछ उन्नत और वैरायटीज़ का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम प्लेन्स पे हैं वहाँ की चुनौतियाँ अलग हैं और जब टॉप पे जाते अलग हैं। कई बार हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहाड़ है वहाँ से पलायन भी इसलिए होता है कि खेती में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आपका ये मॉडल वहाँ की उन चुनौतियों को कम करने में कितना मददगार होगा? जैसे कि हमने इस मॉडल में दिखाया है कि यहाँ पे हमने लैंड्स को आपस में जोड़ा है, मतलब फार्मर्स का एक ग्रुप बनाया है जो कि आपस में मिलके फार्मिंग कर रहे हैं। इससे जैसे कि गरिमा मैम ने पहले बताया कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, तो हमने इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये बताने की कोशिश की है कि फ्यूचर में जो हमारी रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि फार्मर्स के ग्रुप बना के उनकी लैंड पूल करके हम किसी एक क्रॉप का प्रोडक्शन करें, एक अच्छी वैरायटी का प्रोडक्शन करें जो कि
प्रोडक्शन करने के बाद उसको सीड विलेज में भेजें, वहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन हो, उस वहाँ से गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे, जिससे फार्मर्स को भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। इससे लोगों का पलायन भी रुक जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ों में ही होती हैं और प्लेन्स पे नहीं होती हैं, तो वो उसकी कॉस्ट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि जो ऑर्गेनिक होता है सारा उत्तराखंड में खेती मोस्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो उसकी वैल्यू हमें और भी ज़्यादा मिलेगी। ये बताइएगा, यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ना पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जो लिखा हुआ है कुछ ऐसे, ये एक तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में बताइएगा, जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें भी। और ये जो आप लोगों ने अलग अलग एक छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए हैं, कीट संवेदनशील क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र, रोग संवेदनशील क्षेत्र, इससे आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस मॉडल में? पहले जैसे आपने बोला पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में एक्चुअली रोल क्या होता है, ब्रीडर एज वेल एज फार्मर्स का रोल होता है। हम फार्मर्स को बोलते हैं कि आप आइए, अपना ऑब्जेक्टिव बताइए, हम उसके हिसाब से वैरायटीज़ आपके लिए डेवलप करेंगे और आप हमें हेल्प कीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो सके। फिर उसके बाद जो आपने ये बोला कि हमने ये अलग अलग प्लॉट्स क्यों बनाए, ये हमने अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स को दिखाने के लिए बताया। कहीं कीड़े की दिक्कत होती है, कहीं बीमारियां की दिक्कत होती है, कहीं पानी की दिक्कत होती है, तो हमने जो वैरायटी डेवलप की है उसको हर जगह ट्रायल्स लगा के देखा है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, जिससे वो हर जगह कैसा परफॉर्म करे उसका आइडिया हो और उसके हिसाब से हम फार्मर को दे सकें। ये आपने मॉडल तो बना दिया, लेकिन इस काम को करने की जिम्मेदारी आपको क्या लगता है किसको उठानी होगी? क्या किसानों के इसी समूह को, या सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ये काम कौन करेगा? ये हमें ये सरकार को और किसान को साथ में मिलकर करना पड़ेगा, ये अकेले नहीं होगा। सरकार को किसानों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह एक जैसा दिक्कत नहीं आती है। जब तक हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जैसी दिक्कतें हैं उसके हिसाब से नहीं वैरायटीज़ को डिस्सेमिनेट करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर आज आपने इस पूरी टीम को सुना और देखा खेती के इस मॉडल को, इस खाली खेती नहीं बल्कि एक गांव के विकास के मॉडल को भी कह सकते हैं कि किस तरह का मॉडल अपनाकर जो किसान है वो अपनी खेती से जो आमदनी है उसको अच्छा कर सकते हैं, खेती को और बेहतर बना सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।